This से तैयारी conference करनी है, will now be recorded. किस तरीके से एक प्रोफेशनल एग्जाम को विन करना है, उसकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए वो हम समझेंगे। हार्ड वर्क, हम सबने सुना है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि एक प्रोफेशनल पेपर में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने 16-16 घंटे पढ़ना, और हम एग्जाम्स में भी कितनी बार देखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 16-16 घंटे पढ़ा होता है, जो हमको लगता है कि यार ये तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा प्रोफेशनल पेपर, और बाद में पता चलता है वो क्लियर नहीं हुआ। और कोई और दूसरा स्टूडेंट है जो हमको लगता है पूरे दिन तो घूम रहा है, पढ़ तो रहा ही नहीं, क्लियर होने के चांसेस कम है, लेकिन वो स्टूडेंट क्लियर हो जाता है। So where is that success mantra lying, or what is the key to it जो वो उस कम पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अडॉप्ट किया और ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अडॉप्ट नहीं किया? That is smart work, understanding or cracking the code of a professional paper. दो तीन चीजें होती हैं प्रोफेशनल पेपर की, राइट फ्रॉम द प्रेपरेशन टू द एग्जीक्यूशन पार्ट, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हम यहाँ पे भी समझेंगे, एज आई सेड आई वांटेड टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, तो हम यहाँ पे भी समझेंगे जहाँ पे अगर आपको लगता है हाँ दिस इज द मिस्टेक आई हैव बीन मेकिंग, पुट अप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, वी ट्राई टू आंसर इट देयर एंड देन रादर देन वेटिंग फॉर द सेशन। सबसे पहली चीज 80-20 मैनेजमेंट। I don't know how many of you use this, but this is something which I have frequently used in my exams, और मुझे लगता है कि मेरे सारे एग्जाम्स को मैंने 80-20 मैनेजमेंट से ही क्रैक किया। अब ये है क्या 80-20 मैनेजमेंट? 80-20 मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो 20% का तुम्हारा सिलेबस होता है उसकी वेटेज एग्जाम में 80% होती है। मतलब तुम्हें अगर तुम्हारे पास 100 घंटे पढ़ने के लिए, तो तुम्हें उसमें से 80 घंटे वो 20% सिलेबस को थरो करने में निकालने चाहिए, और जो आपका बचा हुआ 80% सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ट्रैश बॉक्स जैसा है, जो इतना वेटेज नहीं रखता है ना, वो इतना वेटेज नहीं रखेगा तो उसके ऊपर उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो दी एएफएम पीपल, एएफएम की तैयारी करें, काफी बार एएफएम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग, जो एफएम कर रहे हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है पर बहुत ही बेस लेवल पे पढ़ा है, पर एएफएम वाले काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग, बाकी मॉडल्स में क्या करना है, कैसे करना है ना, और पूरा जो अपना 1 महीना 2 महीना पढ़ाई का है वो स्पेंड करते खाली उसको क्रैक करने में। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, पहली चीज एएफएम में 3 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क, 25 मार्क, 25 मार्क। एक 25 मार्क का क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन से आता है, जो ऑप्शंस या फ्यूचर फॉरवर्ड को लेकर आ सकता है, जिसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूला शीट दे रखी है। अगर आप उस 25 मार्क के क्वेश्चन में फॉर्मूला शीट अप्लाई करके थोड़ी कॉमन सेंस लगा के चैप्टर का क्रक्स समझ के उसको आंसर भी करोगे तो 15 मार्क्स के लिए यू आर सॉर्टेड, 15 मार्क्स आपका हो गया वहां पे सॉर्ट। बचा क्या डेंजर जोन में, क्या बचा आपका 10 मार्क का पेपर। उस 10 मार्क के पेपर के लिए अगर मेरे पास एग्जाम की तैयारी के लिए 2 महीना पड़ा हुआ है, उस 10 मार्क के पेपर के लिए मैं अपना 1.5 महीना स्पेंड कर रही हूँ। कितना वाइज है ये? बहुत बहुत ही बेकार डिसीजन। हमको पता है कि उसमें 50 मार्क का क्वेश्चन पक्का एनपीवी को लेकर आने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेकर आने वाला है, हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल को लेकर आने वाला है, उस पर हम टाइम नहीं स्पेंड करें। क्यों नहीं स्पेंड करें भैया, ये तो बहुत इजी है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर जब 50 मार्क का क्वेश्चन अवतार लेकर आता है पेपर में तो एकदम हालत ही खराब होती है कि समझ में ही नहीं आ रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हर पेपर का एक स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है, आपको स्ट्रेस पॉइंट को क्रैक करना है। आपकी हर पेपर में कुछ ना कुछ चीजें, जैसे अगर मैं एफआर के पेपर की बात करूं तो आपका आईएफआरएस स्टैंडर्ड स्ट्रेस पॉइंट है, क्यों मुझे ये पेपर पढ़ाया जा रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अगर मैं इनकम टैक्स के पेपर की बात करूं, इंडियन अकाउंट्स में इनकम टैक्स की, तो टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। सो व्हेन यू हाउ डू यू अंडरस्टैंड 80-20 मैनेजमेंट? बड़ा आसान है, पिछले साल के पेपर्स उठाओ, सबसे ज्यादा आपकी तैयारी में सपोर्ट आपको करेंगे पास्ट ईयर्स पेपर्स, प्लस हर पेपर का एक पैटर्न होता है, पैटर्न को समझो, पिछले साल के पेपर्स उठा के समझो कि कौन से चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, कौन से चैप्टर में भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपसे हमेशा एनपीवी तो पूछता ही पूछता है, ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड इतना नहीं पूछता है, तो उस चैप्टर का भी स्ट्रेस पॉइंट होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाकी छोड़ो, प्रोफेशनल पेपर में स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट एसीसीए पेपर, देखो बाकी के पेपर में तो कोर्स कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं होता, सीए के पेपर की बात करो, सीएस के पेपर की बात करो, कोर्स इतना होता है कि कोर्स हो ही नहीं सकता।
तो उसमें तो आपको 80-20 मैनेजमेंट लगानी है। ACCA के पेपर में देयर इज अ लिमिटेड कोर्स, ठीक है, तो ऐसा कभी हम नहीं सुनते कि बच्चे बोले कोर्स ही नहीं हुआ, कोर्स तो हो जाता है और कोर्स रिवाइज भी हो जाता है, इतना टाइम होता है बावजूद इसके कि 3-3 महीने में एग्जाम हो रहे हैं। तो लेकिन अब मैं 80-20 मैनेजमेंट ACCA में कैसे लगाऊं? देखो हमारा एप्टीट्यूड होता है कि जब हम शुरू में पढ़ने बैठे तो बड़े जोश के साथ पढ़ने बैठे, भाई अब तो फोड़ देंगे ACCA को, अच्छे से फोड़ेंगे, तब आप बहुत डेप्थ में जाते हो, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस समय आप वो 20% वाला जो सिलेबस है, जो 20% की सिलेबस है लेकिन वेटेज 80% की रखता है, वो उठाओ, क्योंकि आप डेप्थ में जाओगे। दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट यू टू डू, कि आप उस पेपर की, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की डेप्थ में जाओ और उसका एनालिटिकल व्यू आप प्रेजेंट कर सको पेपर में। लास्ट में आते आते एनर्जी लेवल लो हो जाता है, फिर हमको लगता है ऊपर से देखो जो भी है। तो जब आप इतना डिटेल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन का, आप देख रहे हो थ्योरी तो अच्छे से देख रहे हो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी डिटेल नहीं हो पा रही, तो एटलीस्ट मेरा 80% सिलेबस जो जिसकी वेटेज 20% की है वही तो रिस्क पे रहा है ना। बाकी जो 20% अच्छा वेटेज का, तो मैंने डेप्थ में कर लिया, आई एम सॉर्टेड विद दैट। प्लस हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर रिविजन? रिविजन इज द की टू एवरीथिंग। सो आप में से कितने जन ऐसे हैं जो अपनी रिविजन की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते? आपकी रिवीजन की प्रेपरेशन राइट फ्रॉम डे 1 स्टार्ट। डे 1 इन द सेंस आज मैंने पढ़ना चालू किया तो आज से ही मैं प्लान करूंगी कि मुझे रिवाइज कैसे करना। तो अगर मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट किया और मेरे 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुझसे 1 गो में नहीं हुआ, आई विल मार्क इट आउट राइट नाउ कि यार जब एग्जाम होगा ना तो ये 10 क्वेश्चन वापस करने की जरूरत नहीं है, जो मैं सेल्फ स्टडी के लिए चालू करूंगी या 10 दिन 15 दिन एग्जाम के पहले मैं खाली स्टार मार्क वाले क्वेश्चन दोबारा करूंगी। तब प्रैक्टिकली करना पॉसिबल भी नहीं होता स्टार का क्वेश्चन। जब आप शुरू में पढ़ना चालू करते हो बहुत नॉर्मल होता है कि शायद आपसे कोई भी क्वेश्चन ना हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है बाद में होगा। दैट इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि आप शुरुआत में समझने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू क्रैक द कोड, राइट। तब तक हो सकता है कि आपसे सारे क्वेश्चंस ना हो, लेकिन वंस यू आर इन द पेस ऑफ दैट, एक बार आपको चैप्टर समझ में आ गया दोबारा जाओ सारे चैप्टर क्वेश्चंस को वापस करो, फिर उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे दोबारा भी नहीं हुए, उनको स्टार मार्क करो और उनको एग्जाम से पहले रिवाइज। You cannot revise everything just before the exam, so better start planning for it right now. Okay, so planning is the key to everything. प्लान क्या है, किस तरीके से आप पेपर प्रिपरेशन प्लान करो। जब तक प्लान नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सी पेज पे जा रहे हैं। तो सपोज आपका एग्जाम है March 3 को, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, March 3 को आपका एग्जाम है, आज हो रही है 13 फरवरी। तो फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग एवरी डे विदाउट फेलिंग इनटू दिस कि आप काउंट करो डेज लेफ्ट। आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट, बट मेरे पास एग्जाम के पहले एक पोस्टेड ब्लॉक होता था जो मैं अपने टेबल पे लगा देती, स्टडी टेबल पे, जिसपे मैं लिखती थी 30 डेज लेफ्ट, फिर वो काट के हटाओ 29 डेज लेफ्ट। सो दैट वे आई एम प्रोग्रामिंग माई सेल्फ मेंटली, भैया इतने दिन ही बाकी है, अलर्ट हो रहा है, अलार्म कौन बजाएगा। पता चला कि सब हो गया, एग्जाम डेट आ गई। कितने जनों के साथ ऐसा हुआ है बताना, एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले रियलाइज हो रहा है कि सिलेबस तो हुआ ही नहीं। कितने जनों के साथ हुआ? एक दिन पहले एग्जाम के, 2 दिन पहले रियलाइज हो रहा है अरे कैसे चला गया टाइम, मेरे को तो लगता था बहुत टाइम है बहुत टाइम, और वही एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको लग रहा है बहुत टाइम है बहुत टाइम है। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। वाई बिकॉज आप लोग का प्लानिंग नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट रियलाइज, बिकॉज आप लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हो ना। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मार्च में एग्जाम है तो जनवरी एंड में बच्चे बड़े रिलैक्स मोड में, अरे मैडम अभी तो बहुत टाइम है बहुत टाइम है। फिर फरवरी 1 को मैं उनको खाली एक कैलकुलेशन देती हूँ कि बहुत टाइम है बेटा, 28 डेज बाकी है 1 मार्च से, तो इस दफा पेपर चालू हो रहा है, तुम्हारे चैप्टर्स इतने बाकी है, हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन बाकी है, डिवाइडेड बाय 28 डेज, उस हिसाब से तुम्हें दिन में 40-40 क्वेश्चन करने, तुम उतने कर रहे हो क्या? और अगर तुम 5 दिन वेस्ट करोगे तो यही 40 का नंबर 50 हो जाएगा, क्या उतने कर रहे हो? तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ गड़बड़ है। सो आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्लान और प्रिपेयर अ बजट कि आज इतना करना आज इतना करना है, बट एटलीस्ट कॉन्शियसली रिमेम्बर कि मैं जितने डेज वेस्ट करूंगी उतना मेरा क्वेश्चन नंबर काउंट बढ़ता जाए। So what I used to do is I used to divide my entire syllabus into number of pages. जैसे 500 पेजेस करने, किताब है अपनी 500 पेजेस की, 500 पेजेस करने हैं, एंड प्लस क्वेश्चंस बना देती थी कि जैसे 400 क्वेश्चंस है 500 पेजेस है, अब मेरे पास डेज लेफ्ट है 30 डेज,
क्या, चलो 100 डेज लेफ्ट है, सिंपल कैलकुलेशन कर, 100 डेज लेफ्ट है तो 500 क्वेश्चन, 500 पेजेस और 400 क्वेश्चन, मतलब मुझे दिन के 5 पेजेस और 4 क्वेश्चंस करने। अब यही 50 डेज लेफ्ट हो गए तो दिन के 10 पेजेस और 8 क्वेश्चंस करने। एंड आई वुड कीप डूइंग दैट एवरी वीक कि अभी इतने दिन बाकी, अभी इतने दिन, तो मैं आई एम जस्ट वेस्टिंग माय डेज एंड आई एम इंक्रीजिंग द क्वेश्चन नंबर काउंट एंड पेजेस काउंट। तो उससे कॉन्शियसली आप डेज वेस्ट करना अवॉइड करते हो। और अगर आपने कोई डे वेस्ट भी किया, वैसा नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम रोबोट है नहीं, हमारे भी एनर्जी लेवल अप होते हैं, डाउन होते हैं। एक आध दिन ऐसा आएगा इस पूरे प्लान के बीच में कि आपको लगेगा छोड़ दो, सब मोह माया, हिमालय पर्वत चलते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्या बकवास पढ़ाई है, क्या हो जाएगा ये करके, बहुत सारे सवाल आएंगे दिमाग में, आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा अचानक से कि यार ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा, और वो दिन आप वेस्ट करोगे। इनफैक्ट आई फील कि अगर ऐसा कोई दिन आता है, और ऐसा दिन हम सबकी लाइफ में आता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हमारा ब्रेन ना बहुत गेम्स प्ले करता है हमारे साथ, तो हमको 2-3 दिन बाद या एक आध हफ्ते बाद गोल से डिविएट करेगा। आई यूज टू हैव दोज डेज, तो मैं क्या करती थी उन दिनों में, किताब ही बंद करके कहीं रख देती थी, क्योंकि तब किताब खोल के बैठोगे सेटिस्फैक्शन होगी कि अपन पढ़ रहे हैं। मैं किताब बंद करके कहीं रख देती थी, ठीक है, पूरा दिन किताब नहीं देखना, फ्रेंड्स के साथ जाओ बाहर मस्ती करो, बस मैं मोबाइल और टीवी नहीं देखती थी। दैट वाज द रूल ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका कितना भी ब्रेक ले लो आपको फीलिंग ही नहीं आती कि ब्रेक लिया आपने। So I would not use my mobile phone. I would not watch television for that particular day. बस बाहर घूमो घूमो, रात को खुद ही इतना गिल्ट आता, रात को वापस आके वही प्लानिंग, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी पेपर्स लेफ्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट। वो इतना स्ट्रेस हो जाता था कि अगले दिन वापस काम पे लग जाते। So this is a way which will keep you on your target, है ना। और जब भी दिन बांट रहे हो तो दिन बांटते समय हमेशा लास्ट के 10 दिन हटा के बांटो या 15 दिन हटा के बांटो, बिकॉज दैट इज द स्कोप फॉर कंटीजेंसी। वो 10-15 दिन आपके ब्रेन के गेम प्ले के लिए, कि अगर कभी ऐसा हो गया कि 5-6 दिन बीच में मूड नहीं हुआ पढ़ने का, तो एटलीस्ट आई हैव दैट कुशन पीरियड विद यू, राइट। अब तो बचे ही 15 दिन है, तब तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। ये चीज मुझे नहीं समझ में आता क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूरा महीना तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 10-15 दिन बिना सोए पढ़ेंगे, अब रात रात को पढ़ना है भाई, एग्जाम आ रहे हैं ना, 2 घंटा सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे। सी बट व्हेन यू कम ऑन टू द प्रोफेशनल पेपर, बीकॉम पेपर ऐसे क्रैक हो सकते हैं, नो डाउट, आराम से क्रैक कर सकते हैं, नींद में भी पेपर लिख रहोगे क्रैक हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल पेपर्स आपसे आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स डिमांड करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% पेपर वही आएगा जो आपने एग्जाम में देखा हुआ, राइट। आपको हमेशा एग्जाम में जो पेपर आएगा दैट इज गोना बी लाइक मे बी 50% पेपर टू 80% पेपर डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, जो बिल्कुल ही अनदेखा पेपर आएगा। नाउ if I am not alert at that point of time, वो 3 घंटे में, वो 2-2.5 घंटे में मुझे नींद आ रही है या मेरा कंसंट्रेशन नहीं है 100%, तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ आते हुए भी, राइट। अ रिलैक्स माइंड कैन थिंक ऑफ आइडियाज, अ स्ट्रेस माइंड कैन नेवर थिंक ऑफ आइडियाज। आप ट्राई करके देखो, 3 दिन लगातार मत सो, आप बैठी बैठी बातें करने लग जाओगे, so lose your stability right there. You need to be very much mentally stable when you are appearing for your exam. In fact, जो लोग बैक टू बैक एग्जाम देते हैं उनको रिवीजन करने का भी कोई सेंस नहीं। देखो आप लास्ट मोमेंट रिवीजन करके कुछ एड ऑन नहीं करोगे अपने स्किल्स को, जितना आप सोकर एड ऑन करोगे, राइट। During the preparation time, I would sleep for 6 hours, 8 hours, depending on whatever slot I had. लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले I used to make sure that I would sleep for 10 hours, and I'm not kidding, 10 hours exact, 10 घंटे। और हमारे तो बैक टू बैक एग्जाम होते थे, आज एक पेपर दिख रहा है, कल एक पेपर है, फिर परसों एक पेपर है। अभी नया ट्रेंड चालू है, सारे प्रोफेशनल पेपर्स में इंक्लूडिंग सीएस के एक दिन का ब्रेक देते हैं, बट फॉर अस देयर वाज नो ब्रेक। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं होती थी, बैक टू बैक पेपर्स होते थे, न्यू ईयर हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, पेपर बैक टू बैक होना, ठीक है। फेस्टिवल डे के दिन भी पेपर दे रखे हमने। तो उस सिचुएशन में, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, आपको क्या करना होता था, आप पाओगे, आप सोचोगे कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, एग्जाम देकर आएगा, फिर आके पढ़ने लग जाएगा, पूरी रात पढ़ेगा, फिर वापस एग्जाम देने जाएगा। पर अगर ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते तो हम सेकंड ग्रुप तो क्विट ही कर देते। 4 रातें नहीं सो के एग्जाम दे दोगे, 5वीं 6ठी रात तक तो बैटरी डाउन हो जाएगी।
राइट, बट इन योर केस इट्स जस्ट वन एग्जाम एट अ टाइम। और अगर सीए भी दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट डे पेपर्स हैं, so you can afford to sleep for like 10 hours. It is very very necessary for you to have a very proper sleep. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्लीप टाइमिंग्स। आप लोग अपना एग्जाम बुक करते हो तो उसके पहले आपको पता है कि आपका एग्जाम का टाइम जोन क्या है। 2 से 5 का पेपर है, सुबह 7 से 10 का पेपर है, कितने बजे का पेपर है ना। टाइम स्लॉट बुक करने का भी ऑप्शन मिलता है। एसीसीए में सबसे बढ़िया बात होती है कि आपको टाइम स्लॉट बुक करने दिया जाता है कि आप बुक करो, 2 से 5 करना है पेपर बुक, कि सुबह को करना है पेपर बुक। अगर मैंने पेपर बुक किया, मैं लगभग पेपर 1 महीना पहले हम बुक करते हैं, करेक्ट, इजंट इट? 1 महीना बहुत बढ़िया टाइम होता है स्लीप साइकिल सेट करने का। मैंने जो टाइम पेपर बुक किया है उस टाइम पे आई शुड बी मेंटली एक्टिव, द मोस्ट एक्टिव, राइट, क्योंकि मेरा ब्रेन प्रोग्राम हो रहा है। आपको खुद को नहीं पता, आपके अंदर एक कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल मशीन बैठी हुई है, बस उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तो आई एम प्रोग्रामिंग माई ब्रेन, राइट। तो अगर मेरा टाइम स्लॉट है 2 से 5 का एग्जाम का, और मेरी रोज आदत है कि मैं 2 से 5 सो जाती हूँ, बस कर दिया आपने सबसे बड़ी गलती। बिकॉज इवेंचुअली एग्जाम हॉल में आपको आपको पता होगा कि कुछ जनों को डे नैपिंग की आदत होती है। तो मेरी डे नैपिंग की आदत नहीं है, तो मुझे 2 बजे 3 बजे नींद नहीं आती है। मुझे कोई बोल देते फ्री बैठे हुए तो मैं नहीं सो सकती, बट देयर आर पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ डे नैपिंग। तो उनको 2 बजे 3 बजे आप देखोगे उनको सो के आने लग जाएंगे, जो यान करने लग जाएंगे, उनको उनकी हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज दे नीड हाफ एन आवर स्लीप और 1 आवर स्लीप, राइट। और आप वो डे नैपिंग की हैबिट लगा के आपने तो एग्जाम का टाइम स्लॉट वहां पे बुक कर दिया, तो आर यू मेंटली एक्टिव? नो। विल यू बी एबल टू गिव द एनालिटिकल स्किल वाला पेपर? नो, नॉट एट ऑल। तो आप अपनी स्लीप साइकिल वैसे बिठाओ। नाइट जो स्टडी की हैबिट है जिन लोग को, सुबह का पेपर मत बुक। वो लोग अगर 9 से 12 का पेपर बुक कर देंगे तो उनका गड़बड़ हो जाएगा। सो यू हैव योर ओन, यू नो, कुछ एग्जाम में आपको फ्रीडम नहीं मिलता। अब जैसे सीए एग्जाम दे रहे हो तो उधर फ्रीडम नहीं, बीकॉम एग्जाम में फ्रीडम नहीं, जो टाइम टेबल है वही टाइम टेबल है। तो फिर आपको 1 महीने पहले पता है तो सेट योर स्लीप साइकिल अकॉर्डिंग। फिर इसके आगे या पहले सो जाओ, पर उस टाइम स्लॉट पे बिल्कुल मत सो। शुरुआत के 2-3 दिन तकलीफ होगी, पर फिर बाद में 1 महीना बहुत होता है हैबिट सेट करने के लिए, एटलीस्ट एग्जाम डे के दिन वो स्ट्रेस, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दांत की फाइट्स, हाँ ये सबसे लेस टेकन केयर ऑफ स्टफ है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक काम करना, किसी दिन आफ्टर योर एग्जाम्स, नॉट नाउ, जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। 5 दिन लगातार, या चलो 5 दिन, 3 दिन लगातार बहुत स्पाइसी फूड और बहुत अनहेल्दी फूड, बर्गर, जंक फूड, मैगी वगैरह, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, 3 दिन खाली वही खाना खाना। 4th डे ऑटोमेटिकली यू रियलाइज कि आप बहुत ही चिड़चिड़े हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और बहुत ही अग्रेसिव या एंग्री मोड पे। जितनी मिर्ची खाओगे उतना उसका इम्पैक्ट आएगा, राइट, और जितना अनहेल्दी फूड खाओगे उतना उसका इम्पैक्ट आएगा। दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट टू बी। यहाँ पे वापस क्या प्रोग्रामिंग आप ब्रेन है ना, आपको ऐसा लग रहा है खाली उठा के किताब पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, दिस इज हाउ आई हैव टू क्रैक द एग्जाम। नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड दैट। Diet plays a very, very, very important role. Again, another thing I'll tell you, I would stop eating junk food during my preparation time. मेरे कुछ particular fundas थे life के, क्या preparation time पे junk food नहीं खाना। Junk food में सब आ गया, आपका मैगी आ गया, burger आ गया, पिज्जा आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। One thing I could not quit was pani puri, which was also in limited quantity. मेरे को पता था कि मैं कितना limited intake ले सकती हूँ, but I would not have very spicy pani puri if I was ever tempted to have that, because और मैं बहुत bland food खाती थी पढ़ाई के टाइम पे, preparation टाइम पे। I'll tell you why, because food plays a very important role. अगर मैं बहुत aggressive, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ तो मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊँ, राइट। आप यहाँ पे बीकॉम वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, द स्ट्रेस लेवल यू आर गोइंग टू गो थ्रू इन अ प्रोफेशनल पेपर इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स हायर देन बीकॉम का या बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस लेवल, राइट। और उस समय अगर अपनी बॉडी साथ नहीं देगी अपना, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट। इट्स नॉट दैट, अगेन आई टेल यू वन थिंग, चेक अगेन, जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कुछ अचीव किया है, दे वर एट देयर बेस्ट हेल्थ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो बेस्ट हेल्थ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकली आप फिट नहीं हो तो आप कितनी कोशिश कर लोगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल हो, राइट। एंड प्लस विद द सिचुएशन राइट नाउ वी हैव टू बी ओवर कॉशियस विद द हेल्थ,
part. But yeah, 2 simple advices for the diet: have lots of liquids, water, right? कुछ जनों की आदत होती है बहुत खाते हैं एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस के कारण, that makes you lethargic, that makes you feel sleepy, that will avoid your concentration. पूरी बॉडी की एनर्जी तो आपने डाइजेशन में वेस्ट कर दी भाई, हमारी बॉडी की लिमिटेड एनर्जी है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी तो किस में जा रही, डाइजेशन प्रोसेस में जा रही, क्योंकि आप खाते जा रहे हो थोड़ी थोड़ी देर में, एंड नो एनर्जी इज लेफ्ट टू कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन योर गोल्स, ऑन योर स्टडीज, राइट? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, if you drink lots of liquid, and I have told you this 10,000 times in mnemonic sessions, water enhances your memory skills, memory power. क्यों? क्योंकि एक तो there is a minimum quantity of water required by our body, and generally because of the diet right now we are having anyways less intake of water, plus water keeps you calm. अगर शांत दिमाग होगा तो चीजें ध्यान रहेगी, अगर बहुत ही concentrate नहीं कर पाओगे and you will not be able to target or focus on your goal. Right? I have few questions or comments here. Okay. ठीक है, coming on to the next part, the most important thing, self motivation. हाँ भाई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू। हाँ, शुरुआत करते हैं बड़े जोश के साथ, 10 दिन 15 दिन के बाद बस अब नहीं हो रहा, अब छोड़ दो, हो गया, क्विट कर लो, ठीक है? अच्छा, आई वुड वांट सजेशंस फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या किया था एज अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत पहली चीज तो बहुत नॉर्मल है, सबसे पहले तो ये रियलाइज कर लो बहुत नॉर्मल है, तो एक्सेप्टेंस इज द की टू इट। आप पहले चीजों को एक्सेप्ट करोगे तो उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा तो सबके साथ नहीं होता, मेरे साथ ही होता है, तो फिर यू विल स्टार्ट कुकिंग अप थिंग्स। रैंकर्स के साथ हो चुका है, वर्ल्ड रैंकर्स के साथ हो चुका है, इंडिया रैंकर्स के साथ हो चुका है, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, सब मैंने मेरे सर्कल में देखा है, सबके साथ हो चुका है। सबके एक पॉइंट आता है प्रोफेशनल पेपर की तैयारी में, जब हम सब रोए हैं, नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट बिकॉज द स्ट्रेस लेवल इज हाई। जब हम सब ने सोचा है कि क्विट कर दे पढ़ाई, हम सबको वियर्ड ख्याल आए कि बुक्स को उठा के जला दे, फेंक दे कहीं, लाइक बहुत सारी चीजें होती है जो यू बिकॉज द स्ट्रेस लेवल इज सो हाई, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस, देन आई विल टेल यू माय वे ऑफ मैनेजिंग दिस स्ट्रेस। भाई मेंटली बैलेंस रहना जरूरी है एग्जाम के पहले, तो वहां पे आपने खो दिया तो फिर वही चीज है ना, 6 महीने बहुत मेहनत करी, और फिर बाद में एग्जाम आया और एग्जाम टाइम पे डंडा बोल, ठीक है अभी नहीं हो रहा है, तो फिर वो सारी 6 महीने की एफर्ट चली गई पानी में, है ना? तो वहां पे वो लास्ट 1 मंथ, और प्रेशर बिल्टअप कब होगा, जब आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तब तो आपने कुछ इतनी एफर्ट डाली नहीं, प्रेशर तो बिल्टअप 6ठे महीने के बाद ही होगा जब मेन एग्जाम आएगा, क्योंकि वो 6 महीने का भरा हुआ है पूरा। अब वहां पे अगर वो प्रेशर बर्स्ट हो जाता है और आप उस समय क्विट कर देते हो, तो देयर इज नथिंग वर्स देन दैट, क्योंकि आपने वो उस समय अगर 10 दिन अपने आप को मेंटली हैंडल नहीं कर पाए, तो आपने पूरे 6 महीने की मेहनत वेस्ट कर दी, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स यू डू? प्राची सेज, Weber says I listen to motivational videos. Very good. Prachi says 15 minutes song break. Very good. Music and driving. Very good. ठीक है, पंकज, प्राची, वैभव, perfect. Music is one of the key to it. Videos are one of the key to it. कहीं ना कहीं वीडियोस आपको, आप यू कैन क्रिएट अ वीडियो लॉग इन योर मोबाइल फोन, जहाँ पे आपको कुछ वीडियोस है जो मोटिवेटेड रखते हैं, यू कैन वॉच देम ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. Okay, and music is the best therapy because music heals it all. But सबसे important चीज है, आप अपने आप को जो मोटिवेटेड रखते हो, ठीक है? आपको I used to have this music playlist of motivational songs. कुछ 15 मिनट की म्यूजिक प्लेलिस्ट थी, जब भी मुझे ऐसा लगता था वो 15 मिनट के जो 4-5 मोटिवेशनल सॉन्ग्स मैंने रखे हुए थे वो मैं प्ले करती थी फर्स्ट थिंग. So music was something which I used thoroughly. घूमने जाना तन में, that is one good thing, that is de-stressing. आप घूमने जा रहे हो कि ठीक है आप de-stress कर रहे हो, but then again वो जोश वापस आना कि किस तरीके से वापस उस जोश से पढ़ाई पे लगना है. ओम नमः शिवाय चैंट करना, भजन. very good प्राची. Meditation is one key to it. वैभव अपना sleep programming करे, that's really good. वैभव, you know what are you using? You're using sleep programming. While sleeping, use motivational songs. देखिए ये एक तरीका होता है जो बहुत सारे डॉक्टर्स मदर्स को सजेस्ट करते हैं अपने चाइल्ड के लिए. तो अगर कोई बच्चे का, क्योंकि आजकल क्या है बहुत सारे चैलेंजेस है, आजकल बच्चे बहुत सारे
majority टाइम पर मोबाइल फोन पे बैठे हुए हैं, उनका सोशल मीडिया यूसेज इज हेवी एज कम्पेयर टू अस, सो वी हैड अ बेटर चाइल्डहुड। सो अब बच्चों में बहुत सारे सिंड्रोम्स डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे डिप्रेशन, लेस मोटिवेटेड, लेस कॉन्फिडेंट किड्स। वहां पे जो थेरेपिस्ट है वो उनको बेसिकली कहते हैं कि स्लीप टॉकिंग करो अपने किड्स के साथ। दैट मीन्स व्हेन दे आर पार्शियली asleep, तब आप उनको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, सो देन दिस इज गोइंग टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम, देयर कॉन्फिडेंस, देयर मोटिवेशन लेवल, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग। इफ द लास्ट वीडियो आई वॉच और मे बी कुछ ऑडियो है, ऑडियो नोट है, which is much better, अगर मैं ऑडियो नोट पे मोटिवेशनल ऑडियो नोट प्ले करके जस्ट कीपिंग इट बाय माय साइड एंड आई गो ऑफ टू स्लीप, नींद में वही चीज सुन रही हूँ, माय ब्रेन इज प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग दैट फॉर 8 hours एंड मॉर्निंग आई गेट अप विद द एनर्जी। और वैसे भी आपको मॉर्निंग पंप अप एनर्जी चाहिए भाई, अगले दिन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। आज का तो दिन खत्म हो गया और मैं सोने जा रही हूँ, मेरा स्ट्रेस पॉइंट है कि कल मैं उठते मोटिवेशन से उठूंगी कि नहीं उठूंगी। सो दिस इज वन थिंग व्हिच यू कैन यूज, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। Of course, and very good suggestions by Prachi and Tanmay. हम जनरली कहते हैं, बहुत सारे जने कहते हैं कि रिलीजन जो है कहीं ना कहीं स्प्लिट करता है लोगों को, whatever, but the very concept of religion was be as you। ऐसा कहीं विश्वास हो जाता है अपनी लाइफ में कि there is a super power who's going to take care of it all, तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा दिमाग से। और जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो जो डिस्ट्रेस माइंड है, एम्प्टी वार्डरोब होता है, उसी में चीजें भर सकते हैं। जो वार्डरोब में ऑलरेडी चीजें भरी हुई है उसमें आप और क्या भरोगे। सो यहाँ पर if there are things like like some idols or maybe the religious part keeps you calm, keeps you motivated, then go ahead with that, right? There's nothing being superstitious about it. I firmly believe in God and I think बहुत मल्टीपल टाइम पे ऐसा हुआ है कि एग्जाम में मेरा पेपर छूट रहा है एंड आई एम जस्ट गेटिंग हाइपर किया, 1 घंटा बाकी है, बहुत सारा पेपर बाकी है, 50% से ज्यादा बाकी है, दिमाग में वर्ड घूम रहा है, फेल है फेल है फेल है, क्योंकि अब खत्म है, हाथ से चीज आता सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है ना। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव हैड दैट इंसिडेंसेस, जब मैं कुछ अपनी आइडल्स जो है गॉड के आइडल्स एग्जाम हॉल में अपने बॉक्स में लेकर जाती थी। आई वुड होल्ड देम इन माई हैंड कि भाई ठीक है अब आप देख लो, अगर आप फेल भी करो तो ठीक है आपकी मर्जी होगी। कीपिंग दैट इन हैंड, एक हाथ में रख के एक हाथ से पेपर लिखा और 3 घंटे में पेपर हो भी गया। मतलब वो पेपर जो 1 घंटे पहले नामुमकिन लग रहा था कि हो ही नहीं सकता 3 घंटे में कंप्लीट, हो चुका है। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रेन इज अ बिग गेम प्लेयर। आपको ये भी नहीं पता आपके ब्रेन में कितने पावर्स हैं, राइट? जो चीज आपको कभी इम्पॉसिबल लगती है और आप कहीं रिलैक्स होकर बोलते हैं ठीक है देख लेंगे, वो चीज अपने आप पॉसिबल हो जाती है कुछ समय बाद। यस, हाथ अपने आप चलने लग जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नथिंग टू बी आजकल मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि यार ये चीज बताना या ये चीज बोलना थोड़ा सा नॉट सो कूल कैटेगरी में आता है। बट आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग टू फील ऑकवर्ड अबाउट इट। द पीपल हु बिलीव इन गॉड, आप देखो जितने भी जने जो बहुत ज्यादा किसी they have a tremendous belief in God, because अगर आपकी इतनी बिलीफ होती है तो आपको लगता है ठीक है वो देख लेंगे, तो आपका आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। नाउ यू आर रेडी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, ठीक है अभी वो देख लेंगे तो अभी मुझे तो मेरा 100% करना है, राइट? सो दिस वर्क्स वंडर्स फॉर यू, राइट? और सेल्फ मोटिवेशन की अगर मैं तो ऑलवेज कीप योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ योर आई। माय स्टडी टेबल वाज देयर इन माय बेडरूम इटसेल्फ, तो मैं मेरे स्टडी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा नोट लगा रखा था, जहां पे जैसे अगर मैं रैंक कर रही हूँ तो AIR फर्स्ट ऐसे करके नोट लगा हुआ था। जरूरी नहीं सोच रहे हमारा वो आए रिजल्ट, पर हाँ कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो AIR फर्स्ट का एक नोट लगा हुआ था और मैं उठती थी और रोज सुबह को मुझे वो चीज दिखती थी। तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स आर वेरी नेसेसरी फॉर यू। हम लोग शुरू में एक गोल बनाते हैं, फिर हम गोल से डिविएट क्यों होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, राइट? अब सोचो रोज 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 आप वही चीज देखो, है ना? जरूरत पड़ी गजनी की तरह अपनी बॉडी पे टैटू करा दो एंड रेगुलरली यू आर वाचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, you will get it, you will definitely get it. एंड प्लस विक्ट्री स्पीचेस, ये तो मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ। जब भी बहुत मोटिवेटेड फील होता था तो आई वुड इमेजिन एन अवार्ड फंक्शन वेयर आई एम रिसीविंग अवार्ड एंड आई एम गिविंग those speeches, and I have actually delivered those speeches in various functions later on. So never goes, yeah, because that कुछ चल रहा है। एग्जाम टाइम पे भी जब स्ट्रेस है तो पीछे से
ऐसा लग रहा है कि अब छोड़ दो यार, लिख दिया पेपर, अब नहीं हो रहा है। पेपर में भी होता है ऐसा, 3 घंटे के टाइम में अब हो गया, नहीं हुआ जा रहा है, मतलब पेपर में भी बचे 45 मिनट्स, आई कैन जस्ट गो चेंज माय पेपर, बट वापस गेम प्ले हो रहा है दिमाग का कि यार छोड़ दो, एंड देन अचानक से वो स्पीच वापस बैक ऑफ माइंड में घूम रही है, अरे यार ऐसे थोड़ी स्पीच कोई एवरेज से थोड़ी आएगी। मीडियोक्रेसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हो रहा है, बट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, सो गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर लेवल, बहुत अच्छा, कवर दैट एक्स्ट्रा माइल, कॉल सेशन विद यू, या परफेक्ट प्राची, यू कैन एनी टाइम डू दैट, आप कभी भी that is one option you always have, you can always give me a call whenever you feeling demotivated, हम बात करेंगे शायद, if I can help you out in some or the other way, that would be उसके बाद वैभव कह रहा है start FM paper then the planning for so that I score marks, ma'am, बिल्कुल वैभव, we'll discuss that, प्राची, I'm happy to hear that. एंड देन वन मोर थिंग, अगर ऐसा भी कभी होता है कि अपनी फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, आपके फ्रेंड आपको कॉल करें ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, अंडरस्टैंड मोटिवेशन इज लाइक परफ्यूम। अगर मैं मेरी फ्रेंड को, कुछ जने बहुत बदमाश बच्चे होते हैं जो फोन पे बोलते हैं अरे यार अपन तो फेल है यार, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अपना बट दिस इज एन एग्जाम विच इज एट इंटरनेशनल लेवल, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल पेपर एटलीस्ट इट इज एट नेशनल लेवल, है ना, तो आप कोई अपने फ्रेंड से कम्पीट तो कर नहीं रहे हो। अच्छा, अगर मैं किसी कॉन्वर्सेशन में, आई यूजुअली से दैट डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, अगर मैं 4 बार किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में बोलूं कि मेरे से तो हो नहीं रही थी यार, मेरे से तो हो नहीं रही, आई एम प्रोग्रामिंग दैट अगेन, तो मैं अपने दिमाग को बार बार मैसेज भेज रही हूँ कि नहीं हो रही भैया तैयारी, और फिर मेरे से लिटरली नहीं होगी। और मैं एग्जाम टाइम पे, आई टेल यू, ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल के बाहर आई वुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन, अंदर से अपने को पता था क्या हालत है, लेकिन बाहर I would never say anything negative. That was one thumb rule I followed in my life. I still did follow that, irrespective of the exam. मुझे लगता है पॉजिटिव बोलो सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बोलो सब नेगेटिव होता है, बिकॉज अगेन यू आर प्रोग्रामिंग योर ब्रेन। एग्जाम टाइम पे मैं बोलती थी हाँ हाँ हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। कोई आके बोलता था भाई अपन तो फेल है यार, अपन क्यों फेल है भैया, तुम फेल हो तुम अपना बोलो, मेरा क्यों, मैं तो पास हूँ, राइट। और भले पता है कि अंदर से प्रिपरेशन कोई इतनी बढ़िया नहीं है या कुछ भी है, लेकिन वर्ड ही नहीं आने देने का वो, क्योंकि आप उस माइंडसेट से एग्जाम में जाओगे तो उस माइंडसेट से पेपर दोगे। अगेन इंपॉर्टेंट थिंक हैप्पी, why at PSC we have regular activities, why we are meeting in casual discussion sessions every Saturday, why we are planning some extracurricular activities, because we want to do स्कूल में, कॉलेजेस में भी है ये, पर कॉलेजेस में इतना नहीं है, कोचिंग सेंटर पे तो बिल्कुल ही नहीं होता है, राइट। तो स्कूल में अगर आप देखो तो आपको बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, राइट। व्हाट इज द लॉजिक, फर्स्ट योर ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होगी, दूसरा कहीं ना कहीं यू अलाइन विद पीपल, यू कनेक्ट विद पीपल एंड यू स्टे हैप्पी। A happy mind can always produce good results, and unhappy mind can never produce good results. आप खुद की सिचुएशन देखो, रिकॉल बैक द टाइम व्हेन यू गॉट गुड रिजल्ट्स, एनी टाइम जब भी आपको पास में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फॉर श्योर उस पीरियड में आप बहुत खुश रहोगे, या मेंटली हैप्पी रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, एटलीस्ट अपसेट नहीं हो। और आप वो टाइम रिकॉल बैक करो जब आपका रिजल्ट कुछ बहुत ही खराब आए, राइट। कभी कभी घर का कुछ स्ट्रेस होता है, घर पे कुछ चल रहा है जो हमारा इन्वॉल्व होना बनता नहीं है, बिकॉज आप लोग बहुत छोटे हो अभी, आपका वो कहीं इधर भी इन्वॉल्वमेंट बनता नहीं, बट आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑन पेपर्स कि घर पे कुछ स्ट्रेस चल रहा है, घर का कुछ इशू चल रहा है, राइट। सो इफ यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस आउट देयर इन योर लाइफ, तो आप ऑब्वियसली अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ना। हैप्पी माइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, अब ये तो बहुत ही बड़ा लेसन है, आप भी डिस्कवर करोगे, हमने बड़े सालों बाद डिस्कवर किया। At your point of time, I would not say, because बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। When I was in your shoes at that point of time, I feel I would mind every small thing. इसने बोल दिया, उसने बोल दिया मेरे लिए, इसने बोल दिया, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कोई मुंह पे भी बोल के जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। So I think you should be immune to that particular thing. पड़ोसी बोल रहे हैं एसीसी कर रही है, क्या है एसीसी, ये तो पता ही नहीं हमको, अच्छा मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही फैमिली में जितनी मेरे दूसरे फ्रेंड को इम्पोर्टेंस, दूसरे कजन को इम्पोर्टेंस मिल रही है, या मेरे को उतना अप्रिशिएट नहीं किया, कहाँ फर्क पड़ रहा है, कहाँ फर्क पड़ा है, तुम कौन सा किसी के अप्रिसिएशन के लिए काम करो मुझे बताओ, तुम खुद की सैलरी के लिए काम करो, द फैक्ट इज दैट, राइट। So you are working for your own self.
So don't expect anybody to come and motivate you. Plus, then if you survive like this, it's gonna be very difficult to survive in corporate world. Because corporate world में तो कोई तुम्हारी तारीफ करेगा ही नहीं, क्योंकि करेगा तो पता है अगले दिन बंदा आ जाएगा प्रमोशन मांगने के लिए, तो कंपनी के लिए डेंजरस हो जाएगा. तो तारीफ तो तुम्हारी कोई नहीं करेगा. तो वहां पे आपको खुद को मोटिवेटेड रखना. अगेन एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड यू हैव टू स्टे हैप्पी बिकॉज अ हैप्पी माइंड कैन प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स. एक्टिव, हालांकि बहुत कम जिन्होंने कभी ये बात डिस्कस करी होगी. हमने काफी बार ये क्लास में कई बार डिस्कस कर रखी है कि अ पर्सन हु इज फिजिकली लेथार्जिक इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर. आप देखो कॉन्सेंट्रेशन लेवल. अच्छा, हम बहुत जनों को देखते हैं हमारे खुद के क्लासेस में, मैं नाम नहीं लूंगी, काफी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, 2-2 घंटा जिम में जाते हैं और फिर पढ़ते नहीं है, पूरा महीना कुछ नहीं पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट 15 दिन पढ़ के भी क्रैक करके आते पेपर्स. क्यों? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज हाई. Once you are physically, I am not asking you to go and join the gyms and everything, but at least some routine activity, and ये अभी बोलना पड़ा. Few years back we were not required to say that. कभी हमारे कुछ 10 साल पहले के डिस्कशंस में कभी ये डिस्कशन होता भी नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो बहुत फिजिकली एक्टिव होते थे, साइकिल करके इधर उधर जाएंगे. अभी 2 व्हीलर्स आ गए हैं साइकिल का रिप्लेस. फिर उसके बाद फ्रेंड्स से मिलेंगे, अभी फोन पे बात हो जाती है, बैठे हुए एक जगह पर सोशल मीडिया पे मोबाइल उठाया, हाथ में लिया, 3 घंटे कैसे निकल के पता ही नहीं चला. सो योर सेडेंटरी वर्क इज like anything, plus you are constantly in touch with that screen जो आपको वैसे भी नेगेटिव आपके दिमाग में. So you will not be that much mentally positive if you are too much into your mobile phone. So active routine activity, maybe 20 minutes का दिन में walk is more than sufficient, but there's something which you need in your routine. Even if you have exam next day, there is something 15 minutes ka 20 minutes ka you need in your routine to be mentally active. Plus it's always less crowded when you cover one extra mile. Professional exam है भैया, प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों को ही पास करेंगे, सबको तो पास नहीं करेंगे. तो लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे कौन होंगे जो एक स्टेप एक्स्ट्रा लेंगे. वापस मैं बार बार कह रही हूँ, मीडियोक्रेसी पे मत जाओ. अगर आपको लगता है मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया बहुत है, तो तुम सोचो कि मेरे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 बच्चे और बैठे, कितने जने कोर्स कंप्लीट करेंगे? सब. तो मैंने क्या एक्स्ट्रा किया? चलो मैं टेक्निकल आर्टिकल्स भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है. अब 100 बच्चों में से कितने जने टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से 100 में से खाली 50 पढ़ेंगे, बिकॉज कितने बच्चे तो प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं जो कहीं और से रजिस्टर्ड है कुछ है, फिर आते हैं हमारे पास, फिर हम बोलते हैं टेक्निकल आर्टिकल. अच्छा टेक्निकल आर्टिकल क्या है? मतलब प्री लेवल पे आ गए तो मैं टेक्निकल आर्टिकल नहीं पढ़ा. तो ठीक है 50 बच्चे. अच्छा कितने जने ऐसे जो कम से कम 5 या 6 मॉक टेस्ट देंगे? 30 स्टूडेंट 100 में से. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट को अपने ट्यूटर से रिव्यू कराएंगे और फिर उसके ऊपर गलतियों पे वर्कआउट करके फिर रिविजन करेंगे? 10 to 15 स्टूडेंट्स. बस मैंने ये कर लिया, मैं आ गई टॉप 15 में, हो गए पास. गॉट इट? ठीक है. तो आप अगर प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करो, ऑलवेज कीप कॉन्स्टेंटली आस्किंग योरसेल्फ कि जो मैंने किया है प्रिपरेशन, मेरे साथ बैठे हुए एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स कर रहे होंगे? अगर आपका जवाब है सभी वो कर रहे होंगे, तो तुम क्या एक्स्ट्रा करो? फिर तुमको कैसे सेलेक्ट करेंगे वो 100 में से? व्हाई? व्हाट इज द रीजन दे विल सेलेक्ट यू? मैंने सिर्फ किताब पढ़ी है एग्जाम के लिए, सिर्फ बुक पढ़ी है, टेस्ट किट किया नहीं है. 100 में से कितने बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे? सभी पढ़ेंगे. अगर मैं ACCA की बात करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव एग्जाम है, तो सभी करेंगे. अच्छा कितने जने जो टेस्ट किट के एक क्वेश्चन किए होंगे? थोड़े से कम जने होंगे, पर ऑलमोस्ट सब करेंगे. तो फिर मैंने एक्स्ट्रा माइल क्या कवर किया? टेक्निकल आर्टिकल्स, पास पेपर, मॉक टेस्ट. दीज आर दी एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू क्लियर इट. मेरे ख्याल से सभी को अगर एग्जाम फॉर्म भरे, सबको ही मेक श्योर करना है कि हम एक बार में क्लियर हो, किसी को पैसे वेस्ट नहीं करने, स्पेशली विद एक्सपेंसिव एग्जाम्स लाइक दिस, राइट? तो वहां पे जस्ट मेक श्योर दैट यू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा इन रिटर्न. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देयर आर फ्यू जनरल टिप्स फॉर यू. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रट्टाफिकेशन मत करो. आपके ट्यूटर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए. जहां आपको लग रहा है यार ये मैंने कॉन्सेप्ट कर तो लिया, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है. इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरे को ये कैसे काम आएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोफेशनल पेपर्स, लेट मी बी स्पेसिफिक अबाउट ACCA प्रोफेशनल पेपर. ACCA में सिर्फ आपको वही पढ़ाता है जो आपको जॉब में काम आए.
ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है जो आप खाली टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो या आपकी मेमोरी चेक हो रही है। मेमोरी चेक तो कर ही नहीं रहे भैया, फॉर्मूला शीट भी आपको एग्जाम में दे रहे हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जॉब में मेरे कैसे काम आएगा, आस्क योर मेंटर, आस्क योर ट्यूटर, क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आएगा आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपको ये नहीं समझ में आया कि एनपी पे बैक पीरियड मेरे ख्याल से F2 में, या फिर मैं कुछ और सिंपली एग्जांपल देती हूँ। चलो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसका, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो है, मैंने पढ़ लिए, मैंने रट भी लिया, IAS 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, सब रट लिया, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्यों और किस लिए है। ठीक है, एक स्टूडेंट वो है जिसके दिमाग में ही बैठा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट वो है जिसको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए हैं क्योंकि अकाउंट्स के बेसिस पे बहुत सारे इन्वेस्टर डिसीजन ले रहे हैं। अगर किसी ने फ्रॉड किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस फ्रॉड को होने से रोकेगा, और कुछ बड़ा इशू ना हो जाए उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ताकि सब जने वाइजली स्पेंड करें। पहला स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक मैनेजर बोल रहा है कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करता, तो पहला स्टूडेंट बोलेगा वो ठीक है, मैंने पूरा केस में कन्विंस कर रहा है कि नहीं फॉलो करते, नहीं फॉलो करते, तो वो भी बोलेगा ठीक है नहीं फॉलो करते। क्यों जवाब दे रहा हुआ ऐसा? क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने जो पढ़ा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। एंड दूसरा स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि उसको पता है कि फ्रॉड रोकने के लिए, तो फिर वो अपना दिमाग लगाएगा, अच्छा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, now that student is apt at his answer because he knows what he is doing, why he is doing that, right? तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये है क्यों, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी से अपने मेंटोर से पूछना पड़ेगा। Yes, sure, Vaibhav, you can WhatsApp me. Smart work is very very important. जैसे मैंने कहा 80-20 मैनेजमेंट का रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सारा पे इक्वल स्ट्रेस नहीं देना है। सारे सिलेबस पे कभी इक्वल स्ट्रेस होता ही नहीं है। जो स्टूडेंट सारे चैप्टर्स पे इक्वल स्ट्रेस दे रहा है उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी पेपर पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा वापस मैंने आपको एक चीज कही, स्किल लेवल के पेपर्स की बात करते हैं, तो आपको इवन नॉलेज लेवल के पेपर्स से स्टार्ट करें पी लेवल तक जाए, तो आपको पता है कि नॉलेज लेवल पे कुछ पेपर्स होते हैं जो 15-15 मार्क्स के आते हैं, स्किल लेवल पे कुछ पेपर्स होते हैं जो 20-20 मार्क्स के आते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ केस स्टडीज होती है जो 50-50 मार्क्स की आती है, राइट। और वो फिक्स है पैटर्न, काफी फिक्स है, इतना फिक्स है कि हमने को पता है 15-15 मार्क्स के, अगर F3 की बात करो, FA की बात करो, तो मेरे को पता है कंसोलिडेशन आएगा, कैश फ्लो आएगा, IAS बनाएगा, उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, राइट। मुझे पता है कि जो स्किल लेवल पे वापस वही कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, IAS बन, पी लेवल पे जो है कंसोलिडेशन पक्का 30 मार्क्स का आता ही आता है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप उसी तरह की प्रैक्टिस करो ना। पता चले कंसोलिडेशन में अपन छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वैसे छोटे छोटे भी आते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस ही नहीं किया और सीधा एग्जाम हॉल में चले गए, सबसे बड़ा क्राइम, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ पेपर पैटर्न में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना प्रैक्टिस किए अपन जा ही नहीं सकते, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सेल का कमांड होना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क में आपको क्या समझना, मेरे को एक्सेल आनी चाहिए, मेरे को वर्ड आना चाहिए। टी लेवल के पेपर जो दे रहे, प्रोफेशनल लेवल के पेपर, स्पेशली SBL दे रहे, तो SBL में आपसे PPT बनवाता है, तो मुझे PPT आनी चाहिए। तो वो चीजें आपको समझनी, इट्स नॉट जस्ट मगिंग अप द सिलेबस, देयर इज समथिंग वे बियॉन्ड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। फिर पेपर राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पेपर राइटिंग स्किल्स कैसे आएंगे आपको, कैन यू टेल मी? Yes, Madhav, we are having a session today anyways about APM. So we'll be discussing that. पेपर राइटिंग स्किल्स, सबसे पहले राइटिंग कहाँ से इंप्रूव होती है? रीडिंग से। अच्छा इंडिया का फंडा बड़ा अलग है, इंडिया में आपको क्या पहले स्लांट लाइन, स्ट्रेट लाइन सब लिखवाने लग जाता है, बाद में आपको बताता है कि भैया आगे तैयारी कैसे करनी है, मतलब लिखना कैसे, ABCD। रीडिंग तो बच्चा हमारा सीखता ही नहीं है। इंटरनेशनल करिकुलम की बात करो तो इंटरनेशनल करिकुलम में पहले बच्चों को लिखाना नहीं चालू करते, पहले उनको रीड कराना चालू करते, ये A है, ये B है, फिर वो लोग स्टोरीज रीड करो तो नर्सरी क्लास स्टोरी आपको ओरली बताते हैं कि यार इसका मतलब ये, लिखना तो वो बाद में सीखता है, राइट। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डन, दिस इज हाउ टेक्निकली इट शुड बी डन। पहले आप रीडिंग सीखो फिर राइटिंग सीखो, और यही फंडा हमारे एग्जाम में भी लगता है। सीधा राइटिंग नहीं आती है,
अगर मुझे मेरी राइटिंग इंप्रूव करनी है, मुझे मेरा आंसरिंग पैटर्न, एंड आंसरिंग पैटर्न तो स्किल लेवल से आपका एक थ्योरेटिकल आंसर पक्का है, तो मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, राइट, एंड शुड बी वेरी सिस्टमेटाइज्ड पॉइंट वाइज, क्योंकि प्रोफेशनल राइटिंग के मार्क्स होते हैं. तो अब मेरी राइटिंग स्किल्स को मैं कैसे इंप्रूव करूं? तो पहली बात तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होने वाला है ना. कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपने वो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यू हैव टू ट्राई इट आउट, थिंक कि मैं क्या आंसर लिखूंगी, फिर पीछे पलट के आंसर को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, रीड करो, रीड एवरी लाइन ऑफ द आंसर, डू नॉट स्किप. हम लोग स्किप रीडिंग करते हैं. स्किप रीडिंग, पहला सेंटेंस पढ़ा, बीच में 2-3 सेंटेंस छोड़ के तीसरा चौथा पढ़ा. नेवर डू दैट, दैट्स अ क्राइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम. एक एक लाइन पढ़ो. 15 दिन 20 दिन लगातार आप हर रोज 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन के आंसर की रीडिंग करते हो. जैसे हम स्कैनर से भी ज्यादा बोलते हैं, सॉल्व स्कैनर्स यूज करो. आप जब वो रीडिंग करते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा आंसर ऐसे लिखना है. यू डेवलप द की टू इट. आई विल टेल यू वेयर डिड आई यूज दिस फंडा. इंग्लिश का पेपर होता था 12th बोर्ड में, है ना. 12th का जब प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो प्री बोर्ड एग्जाम में मेरे सारे सब्जेक्ट्स में, बीट इकोनॉमिक्स, बीट बिजनेस स्टडीज, बीट अकाउंटेंसी, हायर मैथ, सब में मेरे ऑलमोस्ट फुल. इंग्लिश में मेरे सीधा है 50%. नॉट बिकॉज माई इंग्लिश वॉज नॉट गुड, बट हमको पता है स्पोकन इंग्लिश और रिटन प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क होता है. अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई वाज सुपर फ्लुएंट इन माय इंग्लिश, क्योंकि मैं उस समय इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, एक्सटेम्पो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, जहाँ पे बिना प्लानिंग के अपने को बोलना होता है. सो आई वाज फ्लुएंट विद माय इंग्लिश, बट वो राइटिंग स्किल्स नहीं आ रहे थे कि किस तरीके से जमाना. इनफैक्ट जिन लोगों को ज्यादा कमांड होता है इंग्लिश पे, वो ज्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, वो कभी वो प्रिपरेशन नहीं करते कि मेरे को अरेंज कैसे करना है चीजों को. My English tutor was very much concerned कि यार ये क्या हो गया मीनाक्षी आपके, तो आप में और सेकंड रैंकर में बिना इंग्लिश के डिफरेंस आ रहा है 40-50 मार्क्स का. इतना डिफरेंस था हमारी क्लास में. और सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स के बाद मेरा 30 मार्क्स स्ट्रेट कट हो गया, राइट. तो 20 मार्क्स का डिफरेंस रह गया मेरे और सेकंड रैंकर में. तो इंग्लिश की ट्यूटर ऑब्वियसली कंसर्न हो गई, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट होता है वो, तो बोर्ड का रिजल्ट. सो शी सजेस्टेड मी कि एक काम करो, आपका प्रॉब्लम सी सेक्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको राइटिंग करनी है, राइटिंग पार्ट है, तो आप सिर्फ रीड करना चालू करो. आई जस्ट मेड इट अ पॉइंट कि मैंने पूरा 1 महीना जो प्रिपरेशन ली था, मैं रोज शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब मैं थक जाती थी, तो मैं, जब मेरा पढ़ाई का पोटेंशियल खत्म हो गया, तो मैं सिर्फ रीडिंग करती थी आंसर्स, कुछ भी नहीं, रीडिंग. मुझे लिटरली 15th-20th डे तक आते थे समझ में, अच्छा ऐसे आंसर रीडिंग होता है, ऐसे आंसर लिखना है. एंड व्हेन आई वाज राइटिंग माय इंग्लिश का पेपर, I was overwhelmed with my writing. मैंने जब पेपर पलट के पढ़ा, मैंने कहा भैया 90 प्लस. That much confident I was there in the paper, क्योंकि words अपने आप flow कर रहे थे, वो चीज राइटिंग अपने आप फ्लो कर रही थी. And when I read the paper, I was like, wow, what have I written? And I literally scored 92-93 marks. I bagged. There was some English. अभी तो बहुत भर के मार्क्स देता है इंग्लिश में, पहले तो 90 मार्क्स आने इंग्लिश में बहुत बड़ी बात थी. And I bagged this, कुछ गिर अवार्ड होता था हमारे स्कूल में, जिसके हाईएस्ट इंग्लिश में आते थे. That particular award, right? 1 month preparation, right from 50 marks to 91 marks. So this is one thing which I'll suggest you. P level के काफी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, we have enough time in hand. रोज के बेसिस पे 4 क्वेश्चंस अगर आप रीड करोगे, पूरी लाइन, मतलब बिल्कुल चीटिंग किए बिना एक एक लाइन, you will easily be able to crack the paper with great scores. So writing starts. The last and most important thing, करेक्ट स्टडी मेथोडोलॉजी. भैया पढ़ने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कोई तरीका. जो स्पेशली 2 पेपर प्लान कर रहे हैं, महान हस्तियां कुछ ये करती है कि पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करके साइड में रख दिया, अब दूसरा उठाएंगे फिर करेंगे. जो पहला वाला करके साइड में रख दिया, उससे तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, रिवाइज तो आपने किया ही. तो जितने सब्जेक्ट 10 चैप्टर है, तो किसी से डीलिंग मत हो. नेवर गेट डीलिंग विद एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर पेपर, राइट. जिस समय आप डीलिंग हुए, आपके दिमाग से वो इरेज हो गया. सो द बेस्ट थिंग शुड बी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ाई कर ली, और सैटरडे संडे का दिन खाली रिवीजन के लिए रख लिया, या मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कर ली और संडे का दिन खाली रिवीजन के लिए रख लिया. इसके 2 पर्टिकुलर फायदे. पहला फायदा तो संडे के दिन आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा कि मैंने कुछ नया पढ़ा है, तो वो स्ट्रेस पॉइंट भी नहीं होगा. ब्रेक डे हो गया आपका, ब्रेक हम सबको चाहिए होती है, तो एक दिन आपका ब्रेक डे हो गया, दिमाग में आ गया संडे डे इज ब्रेक डे. और आपने जो
मंडे टू सैटरडे रिवाइज पढ़ा था वो आप भूल जाते पूरा का पूरा, और आपको पूरे एक हफ्ते की मेहनत वापस करनी पड़ती, पर आपने संडे को रिवाइज करके उसको दिमाग में क्या कर लिया, लॉक कर लिया। रिविजन्स आर वेरी वेरी, या फ्लो चार्ट समरी चार्ट बनाते हो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, क्या एग्जाम आएगा तब ये रिवाइज करेंगे? नोबडी, दैट्स लाइक द बिगेस्ट क्राइम वी कैन डू। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपकी रिवीजन की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो। अगर मुझे 10 दिन सेल्फ स्टडी करनी है तो उस 10 दिन में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ मुझे पहले से डिसाइड करना है। मैं मॉड्यूल उठा के बैठी हुई हूँ जो 800 पेजेस का है, क्या मैं लास्ट के 10 दिन वापस वो 800 पेजेस उतनी डेप्थ में कर पाऊंगी? अच्छा, आप मॉड्यूल पढ़ते हो तो हाईलाइट तो करते हो ये रियल लाइन इंपॉर्टेंट है। डू यू पुट अप नोट्स टू योरसेल्फ? आई यूज्ड टू राइट नोट्स टू माई सेल्फ। नोट्स टू माई सेल्फ में मैं क्या करती थी, जैसे कोई क्वेश्चन है मैंने किया और मुझसे नहीं हुआ, और मैंने उसी तरह के जो 2-3 क्वेश्चन है वो किया, मैं एक सेम मिस्टेक कर रही हूँ। सपोज मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो आई वुड राइट अ नोट टू माई सेल्फ, यार बार बार ये गलती कर रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गलत ले रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। खुद की वैसे भी अपनी बुक है, अपने को यूज करना है, किसी को देने का कोई मतलब है नहीं, तो अगर कोई ले भी रहा है तो अच्छा, उसके लिए भी नोट्स हो गए। तो मैं वहां पे अपनी लैंग्वेज में लिख देती थी अपने आप को, नोट टू माई सेल्फ, राइट। अब रिवीजन डे के दिन क्या हुआ, एक दिन 2 दिन पहले मैंने सारे वो नोट्स रिवाइज कर लिए, अच्छा ठीक है एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करना, इसका ध्यान देना, उसका ध्यान देना, ये कॉन्शियसली रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये गलती दोबारा नहीं करनी। नोट्स टू योरसेल्फ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सपोर्ट के लिए पॉकेट फ्लैशकार्ड्स डेवलप किए गए, विच आर अगेन लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन। जो नोट्स है वो है आपके, प्लस एक्सेल शेयर की जाती है, तो एक्सेल तो आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट पे, बट आई वुड रादर सजेस्ट यू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। लास्ट मोमेंट पे खुद का कुछ क्रिएट करोगे तो खुद की लिखी हुई चीजें ज्यादा इजीली रिकॉल बैक होती है, राइट? ओके, सो दैट्स वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। टाइम मैनेजमेंट में कितने घंटे आप तो पढ़ सकते हो, 10 से 12 घंटे वैसे बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, आप से पढ़ रहे हो तो 6-8 घंटे की कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी इज फार बेटर देन 10-12 घंटे किताब खोल के इधर उधर देख, राइट? सो जस्ट मेक श्योर वट एवर टाइम यू वर्किंग यू आर 100% इनटू द स्टडी, राइट? सबसे पहले आपके समरी नोट्स, अगेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर आपको बता रहा है वंस आई नो द रीजन व्हाई आई रिमेंबर इट टिल आई डाई। फिर आप आंसर भी एग्जाम में थोड़ी सेंसिबली करते हो अगर आपको पता है क्यों पढ़, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस एरियाज पे ध्यान दो, अनइम्पोर्टेंट एरियाज को ऊपर ऊपर से पढ़ लो चलेगा। पेपर राइटिंग स्किल्स में प्रेजेंटेशन अच्छा हर पेपर एजीसीए में आप प्रेजेंटेशन स्किल्स देखो तो पॉइंट लिखना जरूरी है, पैराग्राफ्स में आंसर मत लिखो। तो दैट इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू ले, जरूरी है चीजें, ये काफी बार देता है एग्जाम में इस तरह की चीजें। आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मार्क करना है, और एक आध गूगली क्वेश्चन फेंकता है। गूगली क्वेश्चन फेंकता है मतलब बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख के, जैसे मैंने कहा सडन की नींद होगी तो दिमाग चलाओगे, नेगेटिव अप्रोच यूज करोगे। अब जैसे यहाँ पे क्या रखा है, the tallest tower in the world is after the name of which ruler? अगर आपको नहीं पता है तो ये तो पता है ना, ठीक है, इंदिरा गांधी वाज नॉट अ रूलर, राइट? क्वीन एलिजाबेथ और शेख खलीफा, तो अब यहाँ पर वापस क्वीन एलिजाबेथ और शेख खलीफा में भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो रूलर आई डोंट नो, अगर आपको खुद ही थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो क्वीन एलिजाबेथ कैन आल्सो नॉट बी काउंटेड अंडर द रूलर, तो बच्चा शेख खलीफा, और प्लस थोड़ा बहुत आइडिया हो तो चलो टॉलेस्ट टावर इज अराउंड यूएई वगैरह जगह पर कहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, तो यूएई कहीं पे है, तो यूएई वाले क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे क्यों टावर का नाम रखेंगे? तो कुछ चीजें कॉमन सेंस से होती है, ठीक है। हमने हमारा एक पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई थिंक दिस वाज माय सीए फाउंडेशन का बैच, लॉ का क्वेश्चन आया था, और लॉ में जनरली उन्होंने कहा था केस स्टडीज नहीं देंगे, दिस वर्सेस दिस वाला, तो उसमें केस दे दिया कि एक मिल्कमैन ने, एक फैमिली ने केस कर दिया कि दूध किसी का कंज्यूम करके उनके घर में सबको टाइफाइड हो गया, तो दूध में टाइफाइड के जर्म्स थे, और केस कर दिया उन्होंने, और 4 केसेस के नाम दिए कि बताओ ये कौन
जैसे गाना वर्सेस मरे या फाल्कन वर्सेस फाल्कन, और एक ही था केस जिसमें मिल्क कंपनी का नाम दे रखा था, डेयरी का नाम दे रखा था, ऑब्वियसली वही होगा, वहां पे कुछ चीजें कॉमन सेंस की है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ठंडा दिमाग रखो, फ्लैग करो उस क्वेश्चन को, बाद में ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन पे आओ और कॉमन सेंस लगाओ कि कोई वर्ड ढूंढो, क्रैक करो। तुम्हें नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, पहले तो ये कॉन्फिडेंस रखो, मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। अब लॉजिकल तुक्का भी लगाना है तो लॉजिकल तुक्का लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं अपने एसएससी में, तो तुक्का भी लगाएंगे तो लॉजिकल लगाएंगे, ठीक है। पेपर राइटिंग स्किल्स, एज आई सेड, पॉइंट वाइज आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर helps your study methodology में मैंने बताया था, जस्ट रिकैप, ईटिंग हैबिट्स विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। थ्योरी सब्जेक्ट्स मैंने पहले भी बताया था निमोनिक टेक्निक्स में कि रात को रीड करके सो सकते हो और सुबह को उठ के दोबारा पढ़ोगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की सिटिंग बढ़ाने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ म्यूजिक, व्हिच विल एट द सेम टाइम कीप यू मोटिवेटेड आल्सो, राइट। पॉइंट वाइज नोट्स, हाइलाइटर्स, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, उसके लास्ट में आप देखो तो एसीसी बुक्स में समरी चार्ट्स होते हैं, तो ज्यादा मेहनत मत करो, उसी समरी चार्ट्स में अपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दो, राइट। तो आपको ये तो पता रहेगा कि मुझे एग्जाम डे पे क्विकली रिवाइज करना है, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, आई जस्ट गो थ्रू द समरी चार्ट्स और आई जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द चैप्टर। तो एग्जाम डे के एक दिन पहले मैं खाली वो हाईलाइटेड लाइंस को ही रिव्यू करूँ, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। रीडिंग, ऑफ कोर्स मैंने बोला रीडिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। रिविजन इज द की टू एवरीथिंग, जितना रिवाइज करोगे उतना आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो फिर रख दिया साइड में, दैट्स वन बिग क्राइम। एंड देन इम्पोर्टेंट थिंग, जस्ट स्टे काम, रिलैक्स, क्योंकि अगर काम माइंड होगा तो दिमाग में इंफॉर्मेशन जाएगी, नहीं तो कोई इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं जाएगी। सो आई होप, एंड प्लस फ्रेंड्स के साथ ज्यादा डिस्कस मत करो अपना करिकुलम, ये सबसे बड़ा यूनिक पार्ट है, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया, मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, मेरे फ्रेंड आते हैं मुझे बोलता है अरे मैं तो ऐसे पढ़ा हूँ तो मेरा प्लान चेंज हो जाएगा, तो पता चला पूरे 1 महीना 1.5 महीना प्रिपरेशन लीव का मैं प्लान ही चेंज करती रहती हूँ, प्लान ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाया। सो नेवर डिस्कस योर प्लान विद अदर पीपल बिकॉज दैट्स नॉट गोना हेल्प देम, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू either. Okay, so that's all, and I hope this session must have helped you out. सबसे important चीज, just build up a plan. The first thing you should be doing today is building up a plan and writing number of days on your maybe apparently visible place कि कितने दिन बाकी हैं और क्या करना है, ठीक है। So all the best for your exams, everybody. Moise will be informing you in some time. Weber, I have same. Okay. Weber, I didn't get what you're trying to say, but yeah. Yes, we'll be informing you the time. Abhi is samay par English. Okay. Great, Weber. I hope, thank you, Madhav. I hope the session was helpful enough to all of you, and I hope you will execute some part of it and try to prepare for your professional paper with lots of confidence. Okay. And SBR people, FM people, and APM people, time will be communicated to you pretty soon. Abhi 12 to 1 is the FA session, so FA wale students join in karenge session ko, right? And all the best everybody, just stay calm and give your 100%. Have a great day, bye, and have